हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट सी क्लासेज। मैं विपिन सर आप लोगों का अपने इस स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से बायोलॉजी सब्जेक्ट के अंतर्गत कुछ नए टॉपिक्स को लेकर के आज डिस्कस करेंगे। और आज का यह वीडियो भी उतना ही इम्पोर्टेंट होने वाला है जितना कि पिछला वीडियो था, ठीक है। क्योंकि अभी भी जो ये वीडियो चल रहा है या फिर जो चैप्टर्स आपको हम यहाँ पे वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कर रहे हैं उस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आते हैं। इसलिए आज का यह वीडियो भी आप सभी को लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो गाइज फटाफट हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर पहले से ऑलरेडी हमारे चैनल पर आपने सब्सक्राइब किया है तो इस वीडियो के लिंक को आप अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी स्टूडेंट्स आपके समकक्षी हैं या आपके साथ पढ़ने वाले उनको भी ये वीडियो मिल जाए, ठीक है। तो आज मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है, और ये अलैंगिक जनन और अलैंगिक जनन क्या होता है, ठीक है, अर्थात एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ाया इसको हम थोड़ा सा रिपीट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जीवन अवधि बताया था, जिसमें कि आपने वीडियो देखा होगा, नहीं देखा है तो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, जाके वहां देख सकते हो, ठीक है। और मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं कि जीवन अवधि इस चैप्टर की, ठीक है, जो चैप्टर का नाम है जीवों में जनन अर्थात रिप्रोडक्शन इन लिविंग बीइंग्स, ठीक है। इस चैप्टर का पहला जो वीडियो आपको प्रोवाइड किया उसमें जो पहली हेडिंग मैंने दिया जीवन अवधि क्या होता है अर्थात लाइफ पीरियड किसे कहते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि जीवन माने जान ही रहे हो, अवधि माने होता है समय या टाइम, अर्थात किसी जीव के जन्म से लेकर के मृत्यु तक के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं, जीवन अवधि कहते हैं, ठीक है। मैंने ये बताया। और अलग अलग जीवों में जीवन अवधि क्या होती है, अलग अलग, क्योंकि प्रत्येक जीव का अगर जन्म है तो प्रत्येक जीव की मृत्यु भी क्या है, निश्चित होती है, लेकिन उसका जो टाइम होता है वो किसी जीव का क्या होता है, अलग अलग होता है, किसी का समान नहीं होता, ठीक है। हमने एग्जाम्पल बताया, जैसे आम का पौधा है 250 वर्ष तक जीवन अवधि होती है, लेकिन वही पीपल के पौधे की 2500 वर्ष होती है, ठीक है। और बताया था आपको कि जो मानव की जीवन अवधि होती है वो 100 साल मानी गई है अमूमन, ठीक है। कितनी साल, 100 से साल। और आपको जो तोते का बताया था लगभग 150 साल होता है, ठीक है। इस तरह से अलग अलग जीव, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, दोनों का जीवन अवधि क्या होता है, अलग अलग होता है अपनी अपनी कैटेगरी में, ठीक है। तो वहां पे हमने आपको फिर दूसरी हेडिंग पढ़ाया जनन क्या होता है, उसमें भी मैंने सिंपल बताया, रटने की कोई जरूरत नहीं, आप केवल कॉन्सेप्ट को दिमाग में भरिए कि जनन क्या होता है। हमने आपको कहा जनन माने ये समझ लीजिए जन्म देना, ठीक है। जन्म देना का मतलब भाई जन्म किसी को कब देंगे, ठीक है, कैसे देंगे, ऐसे ही कोई थोड़ी किसी को जन्म दे देता है। जन्म देने के लिए क्या करना पड़ता है, कुछ प्रोसेस अपनाना पड़ता है। तो हमने आपको कहा था कि अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता को क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। जैसे हम लोग हैं तो हम लोग अपने समान अपने बच्चे को उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं, तो इसी क्षमता को हम क्या कहते हैं, जनन कहते हैं, ठीक है। और यह जनन प्रत्येक जीवधारियों में पाए जाने वाला क्या है, एक विशिष्ट लक्षण कह सकते हो, जो कि गॉड गिफ्टेड होता है, ठीक है। अब इस स्थिति में हमने आपको जनन के एक और डिफिनेशन के बारे में बताया था कि वंश परंपरा बढ़ाने के नियम को क्या कहते हैं, जनन कहते हैं, ठीक है। वंश परंपरा का मतलब क्या है कि भाई आप अपने पिता के वंश हो तो आपके पिता ने आपको बढ़ाया, पैदा किया, और आप भी आगे क्या करोगे, बोलो अपनी वंश या अपनी जनरेशन या अपने संतान को उत्पन्न करोगे। तो ये जो अपनी संतान अपनी वंश को आप पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ा रहे, इसके लिए जो प्रक्रिया करते हो ना, उसी को क्या कहते हैं, जनन कहते हैं, ठीक है गाइस। तो अब जनन के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है, क्योंकि जनन जीवों में होता है और जीव प्लांट भी है एनिमल भी है। तो अब एनिमल और प्लांट दोनों अपनी संतान उत्पन्न करते हैं अर्थात जनन करते हैं, लेकिन तरीके अलग हैं, इसीलिए जनन को 3 कैटेगरी में बांट दिया गया, ठीक है। कौन कौन सा, बोलो, पहला बताए थे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अर्थात कायिक जनन या वर्धी जनन, दूसरा अलैंगिक जनन और तीसरा लैंगिक जनन बताया, ठीक है। तो 3 प्रकार के आपको जनन के बारे में हमने आपको बताया था, पिछली वीडियो में आपने देखा, जिसमें पहले बारे में, ठीक है, कायिक जनन के बारे में हमने कहा आपको कि कायिक जनन, ठीक है, अर्थात वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को वर्धी जनन भी कहते हैं। बहुत सिंपल है, कायिक जनन क्या है, अरे भाई ये है तो जनन ही ना, अगर जनन है तो इसका मतलब संतान उत्पन्न करने की एक क्रिया ही है, लेकिन अंतर क्या है कायिक जनन। तो मैंने आपको कहा कोई रटने की जरूरत नहीं है दोस्तों,
काय माने शरीर होता है, बॉडी होती है, क्या होता है, शरीर होता है। और जनन माने उत्पन्न करना, अर्थात जब कोई प्लांट यानी पौधा अपने शरीर, पौधे के शरीर में क्या होता है, जड़, तना और पत्ती, ये तीन पार्ट मुख्य रूप से होते हैं, जड़, तना, पत्ती, ठीक है। तो जब कोई पौधा अपने शरीर अर्थात जड़ से, तने से या पत्ती से क्या करता है, एक नए पौधे का निर्माण करता है, तो उसे हम कायिक जनन कहते हैं। और आपको एग्जाम्पल भी दिए थे पत्ती में, जैसे मैंने अजूबा में, बिग्नोनिया में कहा था कि देख रहे होंगे कि उसकी पत्तियों में किस तरह से किनारे जो कटिंग होती है, उस पत्ती के खांच पर नए नए प्लांट उग करके क्या होते हैं, आने वाले नए पीढ़ी, नए संतान का निर्माण करते हैं, ठीक है, जिसे हम संतति पौधे भी कहते हैं। और जड़ों में भी आपने देखा था, एग्जाम्पल्स मैंने दिया, तने में भी देखा था आपने, एग्जाम्पल्स हमने उसका भी दिया था। तो आज उसी के आगे हम बढ़ रहे हैं, ठीक है। जनन में मैंने क्या कहा था, कायिक जनन यानी वर्धी जनन, अलैंगिक और लैंगिक। पिछले वीडियो में कायिक जनन कंप्लीट किया। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस अर्थात अलिंगी जनन, या बोलो अलैंगिक जनन, यानी जनन के दूसरे प्रकार के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग रेडी हो जाइए, फटाफट हमारे इस वीडियो को आप अपने ग्रुप में शेयर करिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं अलैंगिक जनन क्या होता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो कॉन्सेप्ट को आप अपने माइंड में रखिए, ठीक है। किसी भी चीज का कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके दिमाग में हर टॉपिक से हमेशा होने चाहिए, ठीक है। जैसे कह रहा अलैंगिक जनन या अलैंगिक जनन, जिसको इंग्लिश में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, ठीक है, कि वह जनन यानी ये क्या है, एक प्रकार का जनन ही है, ठीक है। लेकिन कैसा जनन है, जनन तो कायिक भी था, ये भी है, इसका मतलब दोनों में अंतर होगा। तो क्या डिफरेंस है कि वह जनन जिसमें नए जीव या संतान उत्पन्न करने के लिए, ठीक है, क्या करने के लिए, संतान उत्पन्न करने के लिए, ठीक है, किसी एक ही कारक अर्थात जीव या नर व मादा, नर और मादा नहीं, नर या मादा, मतलब जैसे आपने देखा है जीवों में दो कारक होते हैं, मेल और फीमेल, दो होते हैं ना। और आपने देखा है कि प्रायः जंतुओं में जनन करने के लिए मेल और फीमेल दोनों की जरूरत पड़ती है, दोनों आपस में रिप्रोडक्शंस करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, तब जाके एक बेबी का निर्माण होता है ना। लेकिन आपको बताएं कि पृथ्वी पर पौधों में एक ऐसा भी जनन है जिसमें मेल और फीमेल दोनों की जरूरत नहीं है, किसी एक ही जीव की जरूरत है, किसी एक ही कारक की आवश्यकता है। वो जीव, वो पौधा अकेले स्वयं में ही, ठीक है, बिना किसी दूसरे पौधे या मेल फीमेल संपर्क में आए ही क्या करता है, एक नए जीव का निर्माण करता है। तो उसे क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन। जैसे अब आपको हम कह दें कि आप अगर सपोज करिए बॉयज है, तो आप बिना गर्ल्स या बिना फीमेल के संपर्क में आए ही अपनी संतान उत्पन्न कर लीजिए, संभव है, नहीं है। हम चाहे कर लें, नहीं है। या कोई फीमेल चाहे बिना मेल के संपर्क में आए ही अपनी संतान को उत्पन्न कर ले, ऐसा संभव है, नहीं संभव है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम, आप और जानवर जो होते हैं, घोड़े, हाथी, बंदर, बिल्ले, इनमें जनन के लिए, संतान पैदा करने के लिए दो लोगों की जरूरत पड़ती है। और जब दो लोगों की जरूरत पड़े तो वो लैंगिक जनन होता है। चूंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, अलैंगिक, तो इसमें केवल एक ही जीव की जरूरत पड़ती है। यानी जब कोई एक ही जीव, ठीक है, क्या करता है, अपने नए संतान को उत्पन्न कर देता है, तो ऐसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। तो एक बार हम फिर से देखते हैं कि वह जनन जिसमें नए जीव या संतान उत्पन्न करने के लिए, ठीक है, क्या है, एक ही कारक, दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट। अलैंगिक जनन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि एक ही कारक या एक ही जीव अर्थात केवल नर या मादा की आवश्यकता होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं, अर्थात एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस कहते हैं, ठीक है। और यह जनन प्रायः पौधे में ही पाया जाता है, ठीक है। क्या कह रहे हैं, 99.99 प्रायः, मतलब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये ओनली कंप्लीट होता है प्लांट में, एनिमल में इसका कोई वो नहीं है, ठीक है। आप बात करते हैं कि इस विधि में, ठीक है, इस विधि द्वारा उत्पन्न जो संतान होते हैं, ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन होती है या संतत पौधे कह लीजिए, वह अपने जनक के समान ही होते हैं। दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हम आपकी संतानें जब उत्पन्न होती हैं, हम आपकी बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारी आपकी संतानें उत्पन्न होती हैं या होंगी आने वाले समय में, तो हमारे जैसे
हाथ पांव नाक कान तो होगा, लेकिन हमारे रंग रूप आकार और आपके संतान के रंग रूप आकार में कुछ न कुछ परिवर्तन जरूर होगा। 20 से 30% चेंजेस जरूर होंगे। लंबाई में, रंग रूप आकार में निश्चित तौर पे अंतर होता है, क्योंकि हम लोग लैंगिक जन्म, लेकिन यहाँ पे अलैंगिक जन्म जो होता है, इस विधि द्वारा जब कोई जीव अपने संतान को जन्म देता है तो उसकी संतान जो होती है वो उसके पेरेंट्स से, जनक के एकदम हूबहू होती है। 100% कैरेक्टर मिलता है। अभी मैंने क्या कहा कि हमारी आपकी जब संतानें होंगी तो उनका रंग रूप आकार लंबाई चौड़ाई हमसे सिर्फ 100 में 100 नहीं मिलेगा, 10-20% डिफरेंट होगा। लेकिन जब अलैंगिक जन्म होता है पौधों में, ठीक है, अलैंगिक जन्म से जो संतानें होंगी उनका लक्षण उनके पेरेंट्स से क्या होती है, 100% मिलती जुलती है। अर्थात अलैंगिक जन्म में संतान या संतत पौधे अपने पेरेंट यानी जनक के समान ही होती है, अर्थात हूबहू होती है, अर्थात 100% लक्षण मिलते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं होता है। तो वही बात कह रहे हैं, इस विधि द्वारा उत्पन्न संतान या संतत पौधे अपने जनक के समान होते हैं, अर्थात क्लोन होते हैं। क्या होते हैं गाइस, बोलिए, अर्थात क्या होते हैं, क्लोन होते हैं। ठीक है, क्लोन का मतलब क्या होता है, टू कॉपी होता है। क्या होता है, टू कॉपी। अगर आपके जैसा ही आपका संतान हो जाए, आपके बच्चे एकदम आपके जैसे हो जाएं, एक भी पॉइंट का अंतर ना हो, रंग रूप आकार लंबाई चौड़ाई बोली भाषा में, तो जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा जुड़वा रोल, ठीक है, आपने आखिरी रास्ते देखे होंगे, उसमें अमिताभ बच्चन का जो बेटा है वो भी वैसे, दोनों एक ही सेम वैसे हैं। तो ये क्लोन है एक तरह से समझ लीजिए। ठीक है, लेकिन एक्चुअल तो फिल्मी बात है, एक्चुअल में कभी एनिमल में ऐसा नहीं देखा गया। ठीक है, हूबहू एक जैसा हो, चाहे वो भैंस भेड़ी बकरी कुछ भी हो, उसमें कुछ ना कुछ अंतर जरूर रहेगा रंग रूप आकार में। ठीक है, लेकिन प्लांट में ऐसा नहीं है। जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन केवल प्लांटों में कंप्लीट होता है, प्रायः पौधों में होता है। ठीक है, और जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उससे जो संतानें होंगी वो हूबहू अपने पेरेंट्स के समान होगी। और जब कोई संतान अपने पेरेंट्स के समान 100% होता है, उसमें कोई अंतर नहीं होता है, तो उसे क्या कहते हैं, हम क्लोन कहते हैं। ठीक है, और यहां आप देख रहे हो कि इस विधि से उत्पन्न संतान जो है वो जनक के समान ही होती है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या होती है बेटा, क्लोन होती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। यहां दिया भी है क्यों क्लोन होती है, क्योंकि इनके लक्षण अपने जनक से, जनक का मतलब होता है पेरेंट्स यानी माता पिता, ठीक है, 100% मिलते जुलते हैं, और जब 100% मिले तो इसे क्लोन कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब आती है बात की अलैंगिक जनन की विधियां। अब अलैंगिक जनन में भी बहुत सारी विधियां आपको पढ़नी है, आपके सिलेबस में है, इसलिए हम इसके बारे में भी डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने आपको हेडिंग्स किया आज की, तो दूसरी हेडिंग होगी अलैंगिक जनन की विधियां। तो बोले पौधों में प्रायः अलैंगिक जनन की विधियां क्या होती हैं, निम्नलिखित होती है। ठीक है, अर्थात पहली चीज जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैक्सिमम 99% कहाँ कंप्लीट होता है, प्लांट में, और इसमें भी अलग अलग तरीके हैं। तो वही कह रहा है कि पौधों में अलैंगिक जनन निम्न विधियों द्वारा संपन्न होता है। तो आइए देखते कौन कौन सी विधियां अलैंगिक जनन की होती हैं। पहला है द्विविभाजन द्वारा। ठीक है, कुछ पौधों में, कुछ जीवों में क्या होता है, द्विविभाजन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, और कुछ पौधों में बीजाणु जनन द्वारा होता है, अर्थात स्पोरुलेशन फॉर्मेशन द्वारा होता है, और कुछ पौधों में मुकुलन द्वारा क्या होता है, लैंगिक जनन होता है, जिसे बाय बडिंग कहते हैं, और कुछ पौधों में कलिका निर्माण द्वारा अर्थात बड फॉर्मेशन द्वारा क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, और कुछ पौधों में खंडी भवन या पुनरुद्ध भवन जिसे कहते हो, अर्थात फ्रेगमेंटेशन या रीजनरेशन विधि द्वारा क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, और यहाँ पर अब हम क्या करते हैं कि ये जो अलैंगिक जनन की पहली विधि है द्विविभाजन द्वारा बैंड्रिफिकेशन, इसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं, कहाँ होता है और इसमें होता क्या है। ठीक है, तो याद रखिए द्विविभाजन द्वारा जो अलैंगिक जनन होता है इसमें आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल माइंड में गेन करिए, कुछ भी रटना नहीं है। तो ध्यान दीजिए, द्विविभाजन द्वारा अलैंगिक जनन क्या होता है ना, तो द्वि मीन्स क्या होता है भैया, दो, विभाजन मीन्स क्या होता है, बटना। ठीक है, अलैंगिक जनन का मतलब क्या बताया, अलैंगिक जनन में क्या होता है, किसी एक ही कारक की, ठीक है, जरूरत पड़ती है। तो होता क्या है, इसमें रटना नहीं है, ध्यान दीजिएगा कि द्विविभाजन द्वारा अलैंगिक जनन, इस विधि द्वारा जिस जीव में जनन होता है, तो जब उसमें जनन का समय आता है
तो इस विधि में क्या होता है, उस जीव का शरीर दो बराबर भागों में ऐसे बट करके अलग हो जाता है और ये दोनों भाग अब फिर से डेवलप होकर के नए संतत पौधे के रूप में क्या होते हैं, बदल जाते हैं। ठीक है, तो इस विधि में जो जनक था वो दो भागों में बट गया, तो जनक का अस्तित्व तो समाप्त हो गया और दोनों भाग फिर से नए पौधे नए जीव के रूप में क्या हो गए, बदल गए। जैसे अमीबा में, यूग्लिना में इसी प्रकार का जन्म होता है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे यहां पर हम कि इस विधि में, ठीक है, इस विधि में प्रायः जनन के समय, भाई हर समय तो जनन होता नहीं हर पौधे हर जीवों में, तो जनन के समय, ठीक है, जनक का शरीर, ठीक है, दो बराबर भागों में, ठीक है, दो बराबर भागों का मतलब आप समझ रहे हो कि दो बराबर भागों का मतलब क्या होता है। ठीक है, अभी बता रहे हैं फिगर से। जनक का शरीर दो बराबर भागों में समसूत्री विभाजन द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, समसूत्री विभाजन द्वारा, ठीक है, समसूत्री विभाजन द्वारा बटकर, ठीक है, बटकर दो नए संतति जीव का क्या करता है, निर्माण करता है। ठीक है, दो नए संतत जीव का निर्माण करता है। मतलब क्या हुआ कि जो द्विविभाजन होता है, मैंने कहा रटना नहीं है, सिर्फ हेडिंग को याद रखो। द्विविभाजन, द्वि माने दो, विभाजन माने बटना, अर्थात क्या होता है कि इस विधि द्वारा जब जन्म होता है किसी जीव में, तो उस जीव का शरीर दो बराबर भागों में क्या होगा, बट जाता है, वो भी किस विभाजन द्वारा, समसूत्री विभाजन द्वारा। तो वही मैंने लिखा, इस विधि में प्रायः जनन के समय, ठीक है, जनक का शरीर जो होता है दो बराबर भागों में बट करके क्या करता है, दो नए संतत जीव का निर्माण करता है। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, द्विविभाजन जनन कहते हैं। ठीक है, इसी को द्विविभाजन द्वारा अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, बोलो, द्विविभाजन द्वारा अलैंगिक जनन कहते हैं। ये आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब यह प्रायः एक कोश की यूनिसेलुलर, इस तरह का जो विभाजन है, इस तरह का जो जनन है, एक कोश की जीवों में होता है, एक कोश की जीवों में होता है। ठीक है, और जैसे आपको पता है अमीबा क्या है, एक कोश की जीव होता है, अमीबा यूग्लिना। अमीबा का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लिखा अमीबा यूग्लिना में होने वाला जनन। ठीक है, होने वाला जनन, समझ में आई बात कि नहीं। तो जो द्विविभाजन का एग्जांपल्स है वो अमीबा यूग्लिना, ठीक है, ये इसके एग्जांपल्स होते हैं। बाई फिगर आपको समझना है तो दैट सिंपल, यहां हम आपको बाई फिगर आपको समझा दे रहे हैं। ठीक है, इतने बॉक्स में। तो ये क्या होता है कि अमीबा की जो शेप होती है, आपने देखा होगा, कोई निश्चित नहीं होती। ये अमीबा है, क्या है, अमीबा है। अमीबा जैसे हम लोग की शेप साइज निश्चित होती है, लेकिन अमीबा एक कोश की जलीय प्राणी होता है और इसका जो आकार आकृति होता है निश्चित नहीं होता है। ठीक है, तो चाहे जैसे बना सकते हो, ऐसे हथेली रखकर भी आप ऐसे अमीबा को ड्रा कर सकते हो। ठीक है, तो अमीबा एक कोश की है, इसलिए एक केंद्रक है। ये क्या है, इसका केंद्रक है। और जो ये अंगुलियों के समान आपको कटिंग दिख रही है, स्यूडोपोडिया कहलाती पाराप। तो जब ये क्या है, ये पूरा जनक अमीबा है, जनक है, ये पूरा अमीबा क्या है, जनक है, पेरेंट्स है। तो जब इसमें जनन का समय आएगा, अपने समान संतान उत्पन्न करने का समय आएगा, तो इसका जो शरीर है कुछ इस तरह से आप देखेंगे। ठीक है, कि दो भागों में क्या होता है, बंटना शुरू हो जाता है। ठीक है, आप देख रहे हैं थोड़ा सा ये क्या हो रहा है, इसका केंद्रक आप देख सकते हो थोड़ा लंबाई में फैल रहा है और आगे चल करके ये क्या होंगे, बोलिए, यहीं से दो भागों में ये क्या हो जाएंगे, बट जाएंगे। और इस तरह से ये बट करके, ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि सबसे पहले क्या हो रहा है कि जो अमीबा है ये जनक अमीबा है, इसमें जब द्विविभाजन द्वारा जन्म होगा
तो इसकी बॉडी के सबसे पहले अंदर जो केंद्रक है ये दो भागों में क्या होगा, इस तरह से बट जाएगा। और जब दो केंद्रक बट गए, अब इसकी बॉडी पे यहीं पे एक खांच बनेगी जो इसको दो भागों में, दो नए अमीबा में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। ये ठीक है, ये क्या है, नया संतति अमीबा। ठीक है, ये भी क्या है, नया संतति अमीबा है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से कि एक अमीबा जो जनक के रूप में है, जब इसमें जनन का समय आया तो इसका जो पहले केंद्रक है वो थोड़ा सा फैल करके दो नए केंद्रक में बट गया। फिर अमीबा की बॉडी की ये जो संरचना है ये भी क्या है, दो भागों में इस तरह से बटकर दो नए अमीबा का क्या करता है, निर्माण कर देता है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, बोलो, द्विविभाजन द्वारा जनन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, द्विविभाजन द्वारा जनन। ठीक है, ये आपका पहला कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से अलैंगिक जनन में हमने आपको क्या किया, द्विविभाजन द्वारा अलैंगिक जनन को क्लियर किया। अब हम बीजाणु जनन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन आप तब से इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, सभी गाइस इसे नोट करें फटाफट, 30 सेकंड का समय है आपके पास, इसे नोट करें। तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब हम चलते हैं इसी अलैंगिक जनन के दूसरे पार्ट के बारे में। ठीक है, दूसरा क्या है, बीजाणु जनन द्वारा अलैंगिक जनन। ठीक है, मैंने आपको भी क्या बताया कि अलैंगिक जनन जो होता है वो कई प्रकार का होता है। इसमें पहला आपने अभी देखा, ठीक है, इसके पहले। अब उसी के दूसरे पार्ट के बारे में बीजाणु जनन द्वारा अलैंगिक जनन बताने हम जा रहे हैं। ठीक है, पहले में क्या पढ़ा, अभी नोट किया आपने, द्विविभाजन। इसमें क्या था, संतत जीव का निर्माण जनक के क्या, शरीर के दो भागों में बंटने से हो रहा। ठीक है, अर्थात द्विविभाजन में जनक का शरीर दो बराबर भागों में समसूत्री द्वारा बढ़ जाता है, वही दोनों भाग नए संतान में बदल जाते हैं। ठीक है, जैसे अमीबा और युगलीना में बाई फिगर अभी आपने नोट किया और देखा भी। ठीक है, अब इसी क्रम में हम चलते हैं आपके बीजाणु जनन द्वारा अलैंगिक जनन, जो कि अलैंगिक जनन का दूसरा भाग है। ठीक है, अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है। ठीक है, तो देखो रटना नहीं, इसमें भी बीजाणु जनन कह रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस विधि द्वारा जिस पौधे, जिस जीव में जनन होता है उसमें सबसे पहले क्या होता है, बीजाणु जनन। यानी जनन माने उत्पन्न करना, निर्माण करना, अर्थात बीजाणु का निर्माण करता है। वही बीजाणु बाद में मातृ कोशिका से, जनक से अलग होकर के नए पौधे के रूप में क्या होते, बदल जाते हैं। अब आपको ये समझना बीजाणु क्या होता है, तो आइए देखते हैं। ठीक है, तो इस विधि द्वारा जनन के समय, ठीक है, मतलब इस विधि द्वारा जब जनन किसी प्लांट, किसी जीव में होता है, ठीक है, तो उस समय क्या होता है, जीवों की कोशिका में या जनक की कोशिका में जिसमें जनन हो रहा है उसकी कोशिका में, कोशिका के अंदर या बाह्य भाग पर, बाह्य भाग का मतलब बाहरी, कोशिका के बाहरी भाग पर क्या होता है, एक कोश की पतली भित्ति आवरण, भित्ति माने आवरण, पतली भित्ति आवरण युक्त क्या होती है, संरचना का निर्माण होता है। ठीक है, इसी पतली भित्ति आवरण संरचना को बीजाणु कहते हैं। ठीक है, मतलब इस विधि द्वारा जब जनन होता है तो जिस पौधे में जनन होना है उस पौधे के आंतरिक कोशिका, ठीक है, कह रहा है कोशिका में, ठीक है, कोशिका में या बाह्य भाग पर क्या होता है, एक कोश की पतली भित्ति वाली आवरण युक्त संरचना बनती है। इसी संरचना को बीजाणु कहते हैं। यही बीजाणु क्या होता है, यह बीजाणु कुछ समय बाद जनक कोशिका से या पौधे से अलग होकर के क्या होता है, विभिन्न स्थानों पर फैल जाता है और फैल करके क्या होता है, बाद में नए जीवों का क्या करता है, निर्माण करता है, अर्थात संतत के रूप में निर्माण करता है। तो इसे ही क्या कहते हैं, बीजाणु जनन कहते हैं, अर्थात स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं, स्पोरुलेशन कहते हैं। जैसे जैसे क्लैमिडोमोनास शैवाल, ये एक प्रकार का है, शैवाल है। जैसे पैरामीशियम कह रहे हैं हम, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा, वॉलवॉक्स, ये क्या है, शैवाल है, आपने लेवल में पढ़ा होगा। तो उसी कैटेगरी का एक और शैवाल है क्लाइडोमोनास। ठीक है, क्लाइमिडोमोनास नामक शैवाल है। ये शैवाल यही है। ठीक है, ये एक शैवाल है, इसी शैवाल की ये संरचना है। ठीक है, जब इसमें जनन का समय आता है, ठीक है,
तो ये क्या करता है, इसकी कोशिका के ये अंदर देख रहे हो ये गोलाकार कुछ आवरण युक्त क्या है, पतले आवरण युक्त संरचनाएं बन रही हैं। इन्हीं संरचना को हम क्या कहते हैं, बीजाणु कहते हैं, अर्थात स्पोर कहते हैं। ठीक है, और कुछ समय बाद यही बीजाणु क्या होते हैं, इस पेड़ आवरण को फाड़ करके ये देख रहे हो बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, और बाहर निकल करके ये क्या होते हैं कि कुछ समय बाद एक नए क्लैमिडोमोनास में बदल जाते हैं। ठीक है, तो यही देखिए निकल करके क्या हो रहा है, नए संतत पौधे के रूप में बदल गया। ठीक है, तो ये आपका जनक क्लैमिडोमोनास है और ये संतत क्लैमिडोमोनास शैवाल है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो गया। दूसरे की बात करते हैं पेनिसिलियम कवक में। पेनिसिलियम एक प्रकार के कवक की प्रजाति है। इसमें भी क्या होता है, बीजाणु जनन द्वारा ही यह अपने नए संतान का जन्म देता है, नए संतान का निर्माण करता है। कैसे, ये देखिए आपका पेनिसिलियम है, क्या है, पेनिसिलियम कवक है। ठीक है, इसमें जब जन्म का समय आता है तो इसके वाह्य भाग पर यहाँ देख रहे हो, यहाँ का भी ना कि कोशिका में या वाह्य भाग पर, तो इसके वाह्य भाग पर ये देख रहे हो आप कुछ गोलाकार ऐसी संरचनाएं बन रही है। इसी संरचना को क्या कहते हैं, बीजाणु कहते हैं। और आफ्टर सम टाइम ये बीजाणु क्या होते हैं, इस जनक कोशिका से अलग, जनक शरीर से अलग हो जाते हैं। और ये देख रहे हैं कि अलग हो गए, और अलग होकर बाद में जर्मिनेट, अनुकूल समय आने पर ये क्या होते हैं, जर्मिनेट करके नए पौधे के रूप में, नए पेनिसिलियम के रूप में क्या होते हैं, बदल जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका पेनिसिलियम का नया संतत पौधा है और ये आपका क्या है, पेनिसिलियम का जनक पौधा है। ठीक है, तो इस जनक पौधे से इस नए संतत पौधे का निर्माण कैसे हो रहा है, इसके वाह्य भाग पर बीजाणु निर्माण द्वारा। ठीक है, यही बीजाणु अलग होकर बाद में नए पेनिसिलियम का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको आज के इस टॉपिक, इस वीडियो में अलैंगिक जनन क्या होता है और अलैंगिक जनन के कितने प्रकार होते हैं, उन प्रकारों में बीजाणु जनन द्वारा जनन कहाँ होता है, इसके एग्जांपल्स क्या हैं, फिगर क्या है, ये भी बताया गया। और इसके पहले आपने द्विविभाजन द्वारा लैंगिक जनन कहाँ होता है ये भी आपने देखा। ठीक है, तो अब इसका जो पार्ट बच रहा है कलिका निर्माण द्वारा या मुकुलन द्वारा बच रहा है। ठीक है, ये सब जो अभी आपके 3 पार्ट बच रहे हैं इसको हम कल के वीडियो में आपको प्रोवाइड करेंगे गाइस। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू। इसे आप अपने फेयर कॉपी में नोट कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।